नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो फर्स्ट क्लास अभी थी उसमें वैदिक सभ्यता चल रही है। सेकंड में कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है, जिसमें हम ध्रुव दर्पण पढ़ रहे हैं। राजस्थान के जो किले हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शायद 3 या 4 किले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक मारवाड़ का एक महत्वपूर्ण किला लेकर आए हैं, जालोर। जालोर वर्तमान समय में बात करें तो शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर, और आपकी इसबगोल है, टमाटर है, जीरा है, वो जालोर में अत्यधिक होता है। और जालोर जो है नाम पड़ा था जाल, जो एक वृक्ष होता था, जाल, उसकी ये बहुतायत में पाया जाता था। और लोर का अर्थ होता है सीमा। अत्यधिक बहुलता के कारण ये मान के चल सकते हो। ये अत्यधिक बहुलता के कारण, जो जाल का जो वृक्ष है वो अत्यधिक बहुलता के कारण, और लोर का अर्थ होता है सीमा, इसके कारण इस शहर का नाम पड़ा था जालोर। जालोर का जो किला है, जालोर का जो किला है वो कनकाचल, यह एक गिरी दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग है, और एक अभेद दुर्ग है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। जो जालोर का जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, और एक अभेद दुर्ग भी कह सकते हैं। इसको कोई भेदा नहीं जा सकता है। इस पर फतेह करना बहुत मुश्किल था, और अभी तक ये फतेह भी नहीं हुआ था। मारवाड़ के अन्य अगर बात देखें तो ये मारवाड़ के जो राजा जो थे, आपके मानसिंह जी इसमें रहते, और मानसिंह महल भी इसमें बना हुआ है। ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी रहा है, और संकट काल में ये यहाँ पर आते थे। इसके अलावा इस दुर्ग को फतेह अलाउद्दीन खिलजी के समय, एडीकी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का राजा था कानड़ देव। इसका पुत्र था वीरमदेव। जब हम इतिहास की संपूर्ण की बात करेंगे उसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि वीरमदेव और फिरोजा इसकी पुत्री थी। एडीके की पुत्री थी फिरोजा। इन दोनों के बीच में ये कहते हैं कि इसने पहली नजर में देखा, और वीरमदेव एक क्षेत्रीय था, हट्टा कट्टा और हैंडसम था, और फिरोजा इसके प्रेम में फंस गई थी। देखते ही इनको प्रेम हो गया था, और ये कही कि मैं तो विवाह इससे करूंगा। और वीरमदेव वहां पर गए हुए थे। वीरमदेव ने कहा कि भी मैं मेरी जाति से बाहर विवाह नहीं करूंगा, और ये रातों रात आ जाते हैं। इधर फिरोजा जो है वो अपनी एक दासी होती है गुलबिहिस, उसको भेजती है। इधर ये वीरमदेव जो है वो मना कर देता है। गुलबिहिस का बड़ा सच सम्मान, अतिथि देवो भव। राजस्थान के जो वीर थे हमेशा आते ही ये पीछे से वार नहीं करते थे। ये मैं आपको बता देता हूँ, अतिथि देवो भव की नीति पर, और एक विश्वास पात्र थे। जब ये विदेशी आक्रमण थे, ये कभी भी विश्वास नहीं करते थे सामने वाले का। गुलबिहिस को भेजती है, इसका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है। अंत में फिर ये कहती है कि भी एडीके जो है इन पर युद्ध कर देता है, और दोनों पिता और पुत्र वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये इसकी शव को लेकर जाती है, और फिरोजा जो है फिर इसके शव के साथ यमुना में कूदकर अपनी यह लीला जो है वो समाप्त कर देती है। ऐसा ही इस युद्ध में जब मारवाड़ी के जो राजा थे भीम सिंह, और आपका मानसिंह, इन दोनों में आपसी जो राज्य गद्दी के लिए युद्ध चल रहा था। गद्दी के लिए जब युद्ध चल रहा था तो मानसिंह जी जो थे वो यहाँ आ गए थे जालोर दुर्ग में। यहाँ मानसिंह महल भी बना हुआ है। फिर इनको बुलाया भी गया था, लेकिन उन्होंने एक बात कह डाली, आग फटे
धर पड़पटे जज छुटे जालोर, ऐसे कुछ अभी मैं आपको बता दूंगा, लिखा हुआ है। और वो उस समय वो गए नहीं थे। स्वतंत्रता काल के दौरान जब राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय अनेक जो व्यक्ति थे, गणेशी लाल है, माथुरादास माथुर है वगैरह, ऐसे लोगों को इस किले में नज़रबंद भी किया गया था। इसके अलावा इस किले में अपने कानड़ दे प्रबंध जो पुस्तक है उसमें भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। और ये विश्वासघात होने का कारण ये था कि एक विक्का दैया नाम का एक व्यक्ति था, राजपूत था, जिसने सामने वाले अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था, या विपरीत जो सेना थी उनमें मिल गया था। जब उसकी पत्नी को पता चला तो रातों रात जो है उसको बताया गया था, और उसकी पत्नी ने तलवार निकाली और विक्का दैया की जो है वो हत्या कर दी थी। तो चलिए आइए हम आज जालोर के बारे की जो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, वो देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। ये देखिएगा, जालोर जो दुर्ग मैंने बताया था, ये आपका जाल पर अत्यधिक होने के कारण इस, और लोर का होता है एक सीमा, तो जाल के पर अत्यधिक होने के कारण इसका नाम जालोर पड़ गया था। श्रेणी, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्थिति ये जालोर में। इसका निर्माण प्रतिहार शासक था नागभट्ट, प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा शासक था। इस गढ़ के नाम है सोनगढ़, सोनी की जैसी आबाद के कारण, जापालीपुर, जलालाबाद। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है और बाद में इस किले को फतेह कर लेता है, तो इस किले का नाम रखता है जलालाबाद या जलालाबाद। अब ये ध्यान में रखिएगा कि रणथंभौर का क्या नाम था, चित्तौड़ का क्या नाम था, इसका क्या नाम था, क्योंकि एक का नाम अपने पुत्र के नाम निजामाबाद रखता है, एक का नाम जलालाबाद रखता है। तो ये नाम जो है कई बार परीक्षा में पूछ गए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कनकाचल, कनक का सोना ही होता है। यह किला मारवाड़ में, मारवाड़ जो अपने राजस्थान का पाली वाला जो क्षेत्र है, जोधपुर वाला, बाड़मेर वाला, जैसलमेर वाला, वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो मारवाड़ में जोधपुर से 75 मील दूरी एक नदी है, शुगली नदी। शुगली नदी के किनारे स्वर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर है, कनकाचल पहाड़ी पर है, शुगली नदी के किनारे कनकाचल है। इस किले को सोनलगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग के निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम, ये हमने पढ़ा था, प्रतिहार जो शासक थे नागभट्ट प्रथम, इन्होंने करवाया था। नाडोल के चौहान जो राजा थे, नाडोल के जो चौहान राजा थे, जिसे किट्टू भी कहा जाता है, कीर्तिपाल किट्टू ने जालोर पर प्रतिहारों का वर्चस्व समाप्त, पहले ये प्रतिहारों के नागभट्ट प्रतिहार था, प्रतिहारों का शासन था, और उसके बाद में नाडोल के चौहानों ने, राजा कीर्तिपाल ने जालोर पर प्रतिहारों का वर्चस्व जो था, अधिकार, उनका जो अधिकार क्षेत्र था उसको समाप्त कर जालोर की शाखा, चौहानों की जालोर की शाखा, जब हम चौहान पढ़ेंगे उसमें इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि किलों में इतना शब्द नहीं आ सकता है। तो चौहानों की जो जालोर शाखा है उसकी स्थापना की थी। कीर्तिपाल के जो वंशज है वो सोनगिरी पर्वतमाला के कारण सोनगरा कहलाते, और मैंने जब बताया था कि मालदेव सोनगरा, मालदेव जो सोनगरा है वो उनको फिर ये किला सौंप कर जाते हैं। जब चित्तौड़ वाले की बात की थी हमने, उसमें भी मुछाड़ा मालदेव जो है उनके बारे में, तो इस कारण ये कहलाते थे सोनगरा, क्योंकि कीर्तिपाल के जो वंशज सोनगिरी पर्वतमाला, सोनगिरी पर्वतमाला के कारण ये सोनगरा चौहान जो है वो कहलाते थे। जालोर के वीर कानड़देव सोनगरा व उसके पुत्र वीरमदेव के साथ युद्ध करते हुए, सोनगरा व उसके पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, ये थोड़ा सा स्किप हो गया, माफी चाहता हूँ उसके लिए, सॉरी, ने अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 1311-12 में
अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था और अधिकार होने के बाद में इस किले का नाम मैंने आपको बताया था जलालाबाद रखा गया था। एडीजी की विजय के उपरांत इस किले का नाम जलालाबाद रखा गया था। जलालाबाद रखा गया था और इस युद्ध का वर्णन हमें पद्मनाभ द्वारा रचित जो ग्रंथ है कान्नड़ देव प्रबंध, कान्नड़ देव प्रबंध, इस युद्ध का वर्णन हमें पद्मनाभ द्वारा जो रचित ग्रंथ है कान्नड़ देव प्रबंध और वीर सोनगरार की बात में किया गया है। इस युद्ध का वर्णन हमें कान्नड़ देव प्रबंध तथा वीर सोनगरार की बात में मिलता है। कान्नड़ देव की पराजय के कारण मैंने भी आपको बताया था, एक राजपूत था बीकादैया नामक सरदार ने विश्वासघात कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मिल गया था। फिर जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसने अपने पति की तलवार निकालकर उसकी वहीं अपने पति की हत्या कर दी और ये बात जाकर कान्नड़ देव को बता दी थी। कान्नड़ देव ने अंत के साथ ही यहाँ कान्नड़ देव का अंत होता है और चौहानों की जो सोनगरा जो शाखा है इसका अंत हो जाता है। इसके बाद में इस पर इसका अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अपनी सुदृढ़ता के कारण जालोर का जो दुर्ग है उस संकट काल में मारवाड़ राजा, मारवाड़ यानी जोधपुर के राजाओं का आश्रय स्थल रहा था। आश्रय स्थल रहा था, मैंने अभी बताया था कि मान सिंह जी वहां पर कुछ दिन ठहरे थे और मान सिंह जी ने अपने नाम पर एक महल भी बनाया था। अपनी सुदृढ़ता के कारण जालोर दुर्ग संकट काल में जहां मारवाड़ जोधपुर के राजाओं का आश्रय स्थल रहा, वहीं इसमें राजकीय कोष भी रखा जाता रहा। राजकीय कोष यानी जो धन होता था वो भी रखा जाता था। इस किले के लिए ताजुल मासीर के लेखक है हसन निजामी, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना ये, क्योंकि जितने भी अभी तक जो किले हमने पढ़े हैं उसमें पूरी की पूरी बातें अबुल फजल ने कही थी, यहाँ पर लेखक बदल गए हैं तो ये कंफ्यूज ना हो जाए। ताजुल मासीर पुस्तक है, कहने वाले हसन निजामी हैं, ने लिखा है कि यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, यानी ये बहुत ज्यादा ताकतवर और अजय दुर्ग है जिसके द्वार कभी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली हो। यानी ये दुर्ग जो है वो अभी तक किसको ही नहीं जीत पाया, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली शासक हो। बहुत खतरनाक दुर्ग माना जाता है और इसके किवाड़ नहीं खोल पाए, केवल विश्वासघात के कारण ही इसको एक बार जो है बीकादैया के कारण ही यह विजित हुआ है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कहने वाले थे ताजुल मासीर के लेखक हसन निजामी। अब बात करते हैं किले की स्थापत्य व अन्य स्थल। देखो दुर्ग लगभग ये सूरजपोल, चांदपोल ये हमें लगभग किलो में मिल जाता है, इनके बारे में पूछते भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी होता क्या है कि हमें तो पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग पता नहीं किस प्रकार से हो और परीक्षा में आ जाए, है ना, कि इनके प्रवेश द्वार है उनमें से कौन सा नहीं है, एक हमें दूसरा दे दे। तो देखो दुर्ग में जो सूरजपोल है, ध्रुवपोल है, चांदपोल है, सिरपोल है नामक प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वारों के नाम में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सूरजपोल, ध्रुवपोल, चांदपोल और सिरपोल। ऐतिहासिक तथ्यों में महाराजा मानसिंह का महल, क्योंकि मानसिंह जी यहाँ रहे थे और मानसिंह जी 2 मंजिला एक रानी का महल है, चामुंडा माता का मंदिर है, जोधपुर वाले की अगर बात करते हैं तो उसमें भी चामुंडा माता का मंदिर है, जोग माया मंदिर है, दैया भी बोल है जो बीकादैया, ऐसे दैया राजपूत भी होते हैं और दैया जो है शेड्यूल कास्ट है उसमें भी आते हैं, तो उसमें ये जो दैया है ये राजपूत है, दैया की पोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है आपकी संत मलिक शाह की दरगाह है, अंडरलाइन देखो मेरा किया हुआ है, ये संत मलिक शाह की दरगाह है और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ प्रमुख है। इसके अलावा वीरम देवी की चौकी, जाबाली कुंड, सोहनवा,
तोपखाना बड़े ही दर्शनीय है। ये तोपखाना जो है ये इससे पहले ये माना जाता है कि राजा भोज ने, जो परमार वंशी एक राजा था भोज, और भोज ने यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी और बाद में इसको टूटवा देता है और इसको तोपखाने के रूप में तब्दील करवा दिया जाता है। और मैंने ये भी बात बताई थी कि स्वतंत्रता दौरान के अनुसार कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इस ग्रुप में नजरबंद भी रखा गया था। चलो आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में। बहुत इजी है, मैं एक ही लाइन लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाएंगे, बड़े वीडियो हो जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और जो ऐतिहासिक लिखते हैं नोट्स के हिसाब से ही लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और दिन का एक दुर्ग लेने का कारण यही है कि आप कंफ्यूज ना हो। देखो इसके अलावा वीरमदेव की चौकी, जबलकुंड, सोनवाब, तोपखाना दर्शनीय। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी, तुलसीदास राठी आदि नेताओं को इस दुर्ग में नजरबंद किया गया था। किले के भीतर अभी मैंने बताया था कि किले के अंदर एक तोपखाना मस्जिद बनी गई है जो मैंने पूर्व में बात कर ली थी। पूर्व में परमार शासक राजा भोज बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति था। ये जब मरा था तब ये कहा गया था अधधरा निराधरा निरालंबा सरस्वती, कि आज इस धरती पर एक बहुत महान जो शासक है वो चला गया था। बहुत गजब का शासक था। मालवा एमपी मुख्यतः वर्तमान समय की बात करते तो एमपी में आता है। बहुत गजब का शासक था। अधधरा निराधरा निरालंबा सरस्वती। मृत्यु होने के बाद में कहा गया था। इन्होंने यहाँ पर संस्कृत पाठशाला उस समय की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, अगर एजुकेशन हब की अगर बात करते हैं तो आपका मालवा ही था, और जो भोज के कारण था, राजा परमार शासक राजा भोज के कारण ही था। बहुत ही आकर्षक है। कौन सी? तोपखाना मस्जिद। अगर ये पूछ दे कि भी कौन सा है तो संस्कृत पाठशाला। अब छोटा सा और रखना ही। जब देखो जोधपुर की गद्दी के लिए भीम सिंह और मान सिंह के बीच उत्तराधिकार संघर्ष चला तो अपने संकट काल में मान सिंह इसी दुर्ग में आश्रय लिया था। जब जोधपुर की गद्दी के लिए भीम सिंह जी और मान सिंह जी के मध्य गद्दी के लिए कि भाई मैं राजा बनूंगा, हमेशा देखो एक बात ध्यान में रखनी है, हिंदू जो राजा है उसमें ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वो राजा बनता है। हिंदुओं में ज्येष्ठ, मुस्लिमों में श्रेष्ठ। मोमडन जो होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ होता था वो राजा बनता था। हिंदुओं में जो बड़ा पुत्र होता था, अपवाद मिल जाएंगे जैसे राणा सांगा का मिल जाएगा आपको, बहुत सारे अपवाद हमें मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू राजाओं की ये नीति थी कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। और रामायण की भी बात करें तो देखो भगवान श्री राम जो थे वो थे, उनके बाद में उनकी मां जो थी उन्होंने उनको वनवास दिला दिया था, ऐसा कुछ हो गया था छोटे बेटे के लिए। और मुसलमानों में श्रेष्ठ जैसे औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की और राजा बन गया था, तो मुसलमानों में श्रेष्ठ और हिंदुओं में जो ज्येष्ठ होता था वही राजा बनता था। तो इनके मध्य युद्ध चल रहा था मान सिंह और भीम सिंह के मध्य। इस समय ये यहाँ आ गए थे, रणस्थली में आ गए थे, अपने लिए दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। उत्तराधिकार संघर्ष चला था। अपने संकट काल में महाराजा मान सिंह इसी दुर्ग में आश्रय लिया था। तब अपने बड़े भाई और जोधपुर के तत्कालीन महाराजा भीम सिंह ने उन्होंने आदेश दिया कि भाई आप वापिस जोधपुर आ जाइएगा। और इन्होंने वीरोचित, बाद में आज वो प्रेरक वचन बन चुका है, इसमें जोधपुर आ जाए, तो उन्होंने वीरोचित उत्तर दिया। और वह लोकोक्ति जो है वो आज भी प्रेरक वचन के रूप में याद की जाती है। आप बटे यानी सुबह का जो समय है वो घर उल्टे कटे बगतरा, बगतरा जो होती है अपने पहनी जाती है, बगतरा और शीश पड़े धड़ धड़ पड़े जद झुके जालोर, यानी शीश पड़े या अपनी गर्दन कट जाए या जो सर से धड़ अलग हो जाए वो पड़ने के बाद में ही हम जालोर जो है वो छूटता है। यह दुर्ग युद्ध करने का एक सामरिक महत्व था। इस युद्ध पर
जितने भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रांताओं का अधिकार क्या है कि आक्रमण हुआ है, सॉरी, तो आक्रमण होने का कारण ये भी था कि इसका जो सामरिक महत्व था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और जिसके कारण इस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अधिकार किए हैं, क्योंकि ये जो ये अपना यहाँ राजस्थान है और ये गुजरात है, ये दिल्ली है। तो देख, गुजरात से दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो रास्ता है, ये वाला जो प्रदेश है, इसमें ये बीच में राजस्थान आ जाता था, और राजस्थान आने के कारण ये बीच में आता था। तो मुस्लिम आक्रांताओं ने इन पर सामरिक महत्व के कारण मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने राजस्थान के जो जाट प्रतिशोधात्मक युद्ध किया गया था 1027 का अंतिम आक्रमण होता है, वो भी जैसलमेर होते हुए, क्योंकि वो जब धन लूट कर जाते हैं तो वो अलग रास्ते से जाते हैं, थार के मरुस्थल से जाते हैं, ताकि कोई धन अन्य जो है व्यक्ति हमें मिल न जाए और हमारा धन लूटा हुआ धन वापस न लूट ले। और इसके कारण उनके जाटों ने काफ़ी जो जाट कम्युनिटी है उन्होंने उनको काफ़ी परेशान किया था। सन 1027 की बात है और उनका अंतिम आक्रमण होता है, और तो फिर वो ये कहता है कि जब मैं आऊँगा तो वो वापस आक्रमण करता है जाटों को सजा देने के लिए, प्रतिशोध की भावना के कारण। तो ये भी ये जैसलमेर से होकर जाता है। यही कारण होता है कि ये जो दिल्ली और गुजरात वाला जो मार्ग है, इस पर होने के कारण मुस्लिम आक्रांताओं ने अनेक बार इस पर आक्रमण किया था। चलो तो बच्चों, आज का अपना ये जो जालोर का जो किला है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम जोधपुर या कोई अन्य जो मुख्य जो किला है अपना, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें जो चीज़ समझ में नहीं आती है या क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है। कि कई बार क्या होता है कि देखो, मेरा भी होता है क्या है कि क्लास में बच्चों के सामने काफ़ी बार पढ़ाया गया है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन का मेरा पहला अनुभव है, तो कई चीज़ें जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और सामने जब बच्चे नहीं रहते हैं तो देखो तारतम्यता नहीं बनती है, एक मज़ा नहीं आता है। कि बच्चों का जो होता है तो उसमें क्या है कि हर किले की जब इतिहास की बातें चलती है तो मैं कहानियाँ सुनाता रहता हूँ ताकि बच्चों को वो आसानी से याद हो जाती है। लेकिन इसमें ये दिक्कत रहती है कि कहानी सुनाई जाए ना तो सुनने वाले हैं, और सुनाई तो कैसे सुनाई, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ी सी ये हमारा ये भी रहता है कि भाई ऑनलाइन में क्या करें, भाई पढ़ाना पड़ता है, मज़ा तो देखो आता नहीं है। अब बच्चे कई बार व्हाट्सअप मैसेज करते हैं कि साहब कब खुलेगा, तो मैं उनको वापस पूछ लेता हूँ कि साहब आप बता दो कब खुलेगा। पहले ये लग रहा था कि भाई जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया चल रही थी तो हाँ अब ये ओपन हो जाएगा, अब ओपन हो जाएगा, लेकिन अब जैसे बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कब कॉलेज खुलेगी, कब कोचिंग खुलेगी, कब क्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ से आपको जितना मैटर मिलता है, ज़रूरी नहीं कि भी मेरे चैनल से भी अन्य बहुत चैनल है जहाँ से भी आपको जो भी मैटर मिले, आप अपनी प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसकी तैयारी रेगुलर और निरंतर चलते रहिएगा। क्योंकि रास्ते में जो मज़ा है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो मंजिल मिलने के बाद में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती है हमें और बहुत कुछ अनुभव सीखने को मिलता है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऑनलाइन क्लासें होंगी। तो आप थोड़ा सा घर पे अध्ययन भी करें, क्योंकि जो पढ़ने का जो अनुकूल मेरे मित्र हैं RS लगे हुए हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि सबसे पढ़ने का जो उचित समय है वो ऐसे समय में भी आता है। घर पे लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है या नहीं है, क्या है, कोरोना चल रहा है, जितनी ज़्यादा टीवी देखोगे आप में नेगेटिविटी आएगी। आधे घंटे योग कर लिया करो, योग करने के बाद में अपनी जो क्लासें हैं ऑनलाइन लिखते हो या नोट्स लिखते हो, जिससे भी आप लिखते हो, जिस चीज़ से भी आप पढ़ते हो, और एक किताब को बेटर देन में ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ो, ताकि आपके जो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी अगर नहीं आए तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि सर ये जहाँ तक हो सकता है वो हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत ये है कि मेरा भी ये जीवन का मान के चलो या कैसे भी मान के चलो, बोर्ड के सामने पढ़ाने का पहला अनुभव है। तब मैंने ये सोचा कि घर पे पहले नोट्स बनाता हूँ मेरे, और
आप लोगों के लिए 3-4 किताबों में से देखता हूँ कि हाँ साहब ये मोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, हर परीक्षा की दृष्टि से केवल रीट ही नहीं लेता हूँ, सिलेबस अपना रीट का चल रहा है, लेकिन इतिहास ऐसी कोई परीक्षाएं, ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी जिसमें इतिहास विषय के बारे में नहीं आता है। चाहे आप IAS देख लो, RS देख लो, फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, थर्ड ग्रेड देख लो, रीट देख लो, कांस्टेबल देख लो, पटवार देख लो, या SSC देख लो, या इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारत की जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें अपना इतिहास विषय का मुख्य योगदान रहता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखें, जहाँ पर भी रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। मुझे पता है कि आप वीडियो नहीं देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तभी छोटे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं कईयों के देखता हूँ कि लोग 30 मिनट का है, 40 मिनट का वीडियो है तो बच्चे स्किप कर जाते हैं कि हाँ ये हो गया बस। वो तो मुझे पता है, कुछ बच्चे हैं वो बेचारे वास्तव में मेहनत करते हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने नोट्स भी भेजते हैं कि सर ये ठीक है या नहीं है, तो मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिएगा, लगातार रखिए, क्योंकि अपने हथियार है ये अपने, और अपने हथियारों को हमेशा साथ में रखिएगा क्योंकि युद्ध की स्थिति कभी भी आ सकती है। अभी तो गहलोत साहब ये सरकार जो डामाडोल हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी चालू रखिए। रीट की जब भी विज्ञप्ति आए तो आप हताश नहीं हो, लगातार रेगुलर प्रयास करते रहिए, चिरेवेती लगातार चलते रहिएगा। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।